देखिए सरदाना और दूसरी इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात, यहाँ एक ही कैंपस में स्कूल है, कोचिंग है, हॉस्टल है, मेस है। आपको कैंपस के बाहर नहीं जाना, आपको चार दीवारी के बाहर नहीं जाना। पूरा सिक्योर्ड कैंपस है। गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग सिक्योर्ड कैंपस, बॉयज़ के लिए अलग, बिल्कुल सिक्योर्ड कैंपस है। एक ही कैंपस में सब कुछ चल रहा है। आपको स्कूल के लिए अलग नहीं जाना, वरना स्कूल जाएंगे आधा घंटा आने का जाने का, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। कोचिंग में आना जाना, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। एक ही कैंपस में सब कुछ हो रहा है। हॉस्टल भी वहीं है, मेस भी वहीं है, आपकी लॉन्ड्री भी वहीं है, बच्चों को हेयर कट करवाना है वो भी वहीं है। एक ही कैंपस में है सब कुछ। वरना एक अलग स्कूल है, एक अलग कोचिंग है, उसमें समय बहुत लगता है, टाइम वेस्ट होता है, थकान होती है। वो सब चीज़ें बच गई। वो थकान, वो जो टाइम आने जाने में लग रहा है, वो आप स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जाकर खेलिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा। समय की बर्बादी नहीं हो रही ना यहाँ पर ये। और इसके अलावा ये सरदाना केवल एक वो कोई ऑर्डिनरी कोचिंग नहीं है जो दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चल रही है। या तो मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 घंटे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक ऑर्डिनरी कोचिंग वीक में 4 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, यहाँ 7 दिन चल रही है, ऑल 7 days। सो वी आर यूटिलाइजिंग अवर ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी आवर हम यूज़ कर रहे हैं। हर दिन 7 दिन क्लास लग रही है, 7 दिन आपको टीचर्स आपके साथ में हैं। वरना आप कुछ घंटों के लिए जाएंगे या कुछ दिनों के लिए जाएंगे तो चीज़ों की रेगुलरिटी टूटती है। वीक में वहाँ नॉर्मलाइज मैनर में कोचिंग्स में वीक में एक बार टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट हो रहा है, या 2 संडे के बाद एक बार हो रहा है, 3 बार में एक बार हो रहा है, 3 वीक में एक बार हो रहा है। यहाँ तो डेली टेस्ट चल रहा है। टॉपिक भी कंप्लीट हुआ ना तो भी टेस्ट, कोई बड़े लेवल का मेजर लेवल का कॉन्सेप्ट भी हुआ ना तो भी टेस्ट। तो आपको डेली प्रैक्टिस मिल रही है, बहुत प्रैक्टिस मिल रही है। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से टीचर नहीं ढूंढना, आपको वहीं सब कुछ मिल रहा है। आप बहुत सारी बड़े बड़े शहरों में पाओगे कि डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से कोचिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूशन क्लासेस हैं। आप कोटा में चले जाइए, आप कुछ 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम जानते हैं, लेकिन आप जाइए पान की गुमटियाँ शहरों में जो होती हैं वो भी दूरी पर होती हैं, लेकिन आप कोटा जैसे शहर में जाकर देखिए तो वहाँ पर आपको हर दूसरा घर में कोचिंग मिलेगी। अगर इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग के अलावा आपने तो नाम नहीं सुना, फिर वहाँ वो बच्चे कौन से जा रहे हैं? क्योंकि उनकी उस रिस्पेक्टिव कोचिंग पर डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनको वो छोटी ट्यूशन्स ज्वाइन करनी पड़ रही हैं। स्कूल लेवल के लिए अलग से ज्वाइन करना पड़ रहा है। यहाँ तो स्कूल लेवल की पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई, सभी की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। यहाँ टीचर्स बीच बीच में छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग पे पाएंगे कि टीचर्स छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले 4 महीने पहले टीचर्स ने कोचिंग छोड़कर कोई नई कोचिंग ज्वाइन कर ली, अपनी खुद की कोचिंग खोल ली। यहाँ तो आपको स्टेबिलिटी के साथ में काम हो रहा है। आप नॉर्मलाइज मैनर में देखेंगे कि जब एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोचिंग की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि उस समय वो नेक्स्ट ईयर की बैचेस शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ पर पॉलिसी है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगी, नीट की एग्ज़ाम है, तो जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन तक बच्चा यहीं रहेगा। आखिरी के समय में जब एग्ज़ाम होती है उसके 2 से 3 महीने पहले बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है कोचिंग की, जो कि शुरुआत में इतनी नहीं थी। नॉर्मलाइज मैनर में होता यह है कि जब कोई भी स्टूडेंट अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू करता है तो बड़े जोर शोर से शुरू करता, खूब मेहनत करता, खूब डिटरमिन्ड होकर पढ़ाई करता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसका 12th का या उसके स्कूल का रिजल्ट बिगड़ने लगता है स्कूल में, तो फिर वो कोचिंग को छोड़ना शुरू करता है। और बहुत सारे लोग तो केवल इसलिए कोचिंग नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्होंने कोचिंग की फीस भर दी थी। हम आखिरी दिन तक कोचिंग चला रहे हैं। आपको स्कूल लेवल की पढ़ाई भी यहीं हो रही है। आप स्कूल लेवल की पढ़ाई को इतना हल्का मत समझिए, वरना आपको ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने 10th में अपने घर में जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस शहर में पढ़ते थे, वहाँ अच्छा परसेंटेज बनाया, लेकिन वो किसी सो कॉल्ड बड़ी इंस्टीट्यूशन पर गए और वहाँ पर 12th का ही रिजल्ट बिगाड़ लिया, 12th का रिजल्ट बिगाड़ लिया, 12th में फेल हो गए। तो फिर ऐसी तैयारी किस बात की? चूँकि हमारा खुद का स्कूल है तो हमें मालूम है हमें बच्चों को प्रैक्टिकल्स कब करवाने हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे देने हैं। आखिरी दिन तक, जिस दिन एग्ज़ाम होती है उस दिन तक स्टूडेंट यहीं रहेगा। उस दिन तक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद ही वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर जाएगा। कुछ चुनिंदा मैं बोलूँ कि AIR 1 रैंक लगाई दी, एक AIR 2 रैंक लगा दी, AIR 3 रैंक लगा दी, केवल उन रैंक्स पर सरदाना डिपेंडेंट नहीं है। असलियत ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन रेशो आप देखिए,
अगर कोई दूसरा मिठाई खाएगा तो उससे आपका पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। आपका पेट तो तब भरेगा ना जब आप खाना खाओ, भले ही आप मिठाई ना खाओ लेकिन खाना तो खाओ। अब हम होता यह है कि हम सोचते हैं AIR 1 लग गया, AIR 2 लग गया, AIR 10 लग गया। लेकिन मैंने अपनी IIT में जब पढ़ाई करी तो मैंने ये जाना कि ये जो AIR 1, AIR 2, AIR 3 जो रैंक वाले हैं, इनको किसी ने रैंक नहीं लगवाई, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने इनकी रैंक नहीं लगाई है। ये तो खुद ही इतने काबिल हैं, ये तो खुद ही इतने काबिल हैं कि रैंक लगा लेंगे। असलियत तो वो है कि जो थोड़े से पीछे के बच्चे हैं, थोड़े से पीछे, मैं बहुत ज़्यादा पीछे की बात भी ना भी करूं तो भी उनका सिलेक्शन कौन करा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिलेक्शन रेशो। आप IIT की बात कर लें, आप NDA की बात कर लें, आप क्लैट की बात कर लें, आप नीट की बात कर लें, आप KVPY की बात कर लें, आप NTSC की बात कर लें, आप CBSE ओलंपियाड्स की बात कर लें, सरदाना का सिलेक्शन रेशो आपको इन सबसे ज़्यादा मिलेगा। हम पढ़ाते हैं, हमारे साथ में और कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो हर टीचर को पहले डेमो होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में वो पढ़ाएंगे। आप कभी नहीं पाएंगे कि सरदाना पर बीच में से कोई टीचर छोड़ के भाग गया, क्योंकि यहाँ इमोशनल कनेक्टिविटी है, यहाँ केवल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर जब भी कभी कोई नया टीचर ज्वाइन करता है तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि ये घर है, ये परिवार है, इसे बीच में छोड़ना नहीं है। और मैं बहुत कड़वे शब्दों में कहता हूँ कि ज्वाइन तुमने यहाँ पर किया है तो तुम्हारी मर्जी से किया है, लेकिन यहाँ से जब छोड़ोगे तो मेरी मर्जी से छोड़ोगे। तुमको नहीं छोड़ने दूंगा अगर तुम लायक हो, और अगर तुम नहीं लायक हो तो मैं तुम्हें कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। तो बहुत सीधी बात है, क्योंकि हमारे लिए बच्चों का रिजल्ट सबसे पहली बात है। कई सारे डिफरेंस ऐसे दूसरी कोचिंग्स के बारे में जैसे बात करी जाए या हमारे बारे में बात करी जाए, भाई हम सबसे ज़्यादा हमारा अटेंशन होता है, सबसे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होता है बच्चों के रिजल्ट पर। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू मेक रिजल्ट, नॉट ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम, बट in their board exams also. So you people see various number of students are scoring very high percentage in their respective board exams along with the preparation. आप नॉर्मलाइज मैनर में पाएंगे कि जो नीट में सिलेक्शंस होते हैं, जेई में सिलेक्शंस होते हैं, तो वो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, 1 साल का ड्रॉप, 2 साल का ड्रॉप। नीट में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितनी बार से नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं। मालूम पड़ता उन्हीं का कोई एक साथी MBBS करके निकल गया और उसका जो दूसरा साथी है वो तो अभी भी नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की एग्ज़ाम दे रहा है। सरदाना पर आप मोस्टली फ्रेशर्स जिन्होंने 12th दी है उनके साथ में आप उनका सिलेक्शन पाएंगे। हमारे पास में कई बार फ़ोन आते हैं कि हम वो ड्रॉपर्स बैच के बारे में हमसे पूछते हैं कि ड्रॉपर बैच, तो बोले अच्छा जानकारी लेते हैं, तो फिर वो 2 साल के लिए बात करने लगते हैं कि 2 साल में हो जाएगा ना। 2 साल की क्या ज़रूरत, अगर आपने 12th के बाद में ड्रॉप लिया है तो आप एक ही बार में निकालो ना। वरना कई सारे लोगों को हमने देखा है कि जो अलग अलग स्टेट से पहुंचते हैं कोटा में और वो सोचते हैं कि हमें तो 2 साल लगेंगे। 2 साल भी बड़ी बात है। यहाँ आपको बथेरे ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने 12th के साथ ही नीट की एग्ज़ाम निकाली है, 12th के साथ ही जेई एडवांस की ना केवल एग्ज़ाम निकाली है बल्कि बहुत बेहतरीन रैंक भी दी है।